हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये लेंदी चैप्टर है। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसको बहुत पेशेंटली आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह समझ लें। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और समराइज डाटा इन अ यूजफुल वे। ठीक है, जो भी डाटा सेट या डाटा हमारे पास है उसको हम यूजफुल वे में कैसे समराइज कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें 4 मेजर टाइप्स क्या हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। मीन, मीडियन, मोड आपने देखा था, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। देन सेकेंड इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी चीज़ें आती हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। ठीक है, यानी कि डाटा जो है वो कितना डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो खाली है, हाल ही हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इनके बारे में सब चीज़ें आपको पढ़नी है और डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मेजर ऑफ पोजीशन, परसेंटाइल रैंक, क्वार्टाइल रैंक। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। परसेंटाइल जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें जो परसेंटाइल वगैरह कैलकुलेट होती हैं तो वो कैसे होती हैं। देन फोर्थ इज मेजर ऑफ एसोसिएशन, दैट इज कोरिलेशन। ये सारी चीज़ें अभी इनके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आगे हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसका फर्स्ट पॉइंट था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक। अब आपको इसके आगे पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पहले हम ये देखते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट टीम एंड इट्स बैटिंग परफॉर्मेंस इन लास्ट 9 वनडे मैचेस। एक क्रिकेट टीम के 3 बैट्समैन हैं, उनके नेम है ए, बी एंड सी, और ये लास्ट 9 वनडे मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस है बैट्समैन की, यानी उन्होंने कितना स्कोर किया। तो अगर आप बैट्समैन ए को देखें तो उसने फर्स्ट मैच में 60 स्कोर किया, सेकंड में 55, थर्ड में 50, इस तरीके से 9th में उसने 50 स्कोर किया। ठीक है, जो फर्स्ट रो ए के सामने लिखी हुई है ये उस बैट्समैन ए की परफॉर्मेंस है। सिमिलरली ये जो रो बी लिखी हुई है इसमें बी की परफॉर्मेंस है, बैट्समैन बी की, और सी जो है, सी थर्ड रो जो है वो सी बैट्समैन की परफॉर्मेंस है। इसमें आप देखिए इस बैट्समैन सी ने 7 मैचेस में ये परफॉर्म किया है 20, 25, 15, 25, 15, 20 एंड 20, और लास्ट 2 मैचेस में उसको बैटिंग का ऑप्शन मिला ही नहीं। ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैटिंग की, तो वो उसको हमने क्रॉस लगा दी है। ठीक है, तो ये उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है 9 मैचेस में। तो अगर आप, अब क्योंकि आपको मीन, मीडियन तो कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मेरे ही चैनल में आप 10th क्लास के पोर्शन में जाएंगे, वहाँ आपको स्टेटिस्टिक्स में सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़िए इसको दोबारा। ठीक है, एक बार ब्राउज कर लीजिए तो आपको आगे के लिए हेल्प हो जाएगी। तो अब अगर हम इसमें मीन या मीडियन कैलकुलेट करते हैं बैट्समैन ए, बी, सी का, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मीन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मुझे थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। मीन तो क्या होता है? एवरेज होता है, अलजेब्राइक एवरेज। तो आप क्या करिए, ए की जितनी बैट्समैन की परफॉर्मेंस है सबको ऐड कर लीजिए, 60 + 55 + 50। ठीक है, सारी वैल्यूज ऐड करिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू 50 आएगी। इसी तरह से बी के जितने मैचेस हैं इनकी सबके स्कोर जो है वो ऐड कर लीजिए, उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 50 आ जाएगी। सी के जो, क्योंकि इसने 7 मैचेस ही खेले हैं तो इसके 7 मैचेस का स्कोर ऐड करिए, उसे 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी 20। तो इस तरह से मीन कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, मीडियन का जो तरीका है कैलकुलेट करने का वो एक बार आप देख लीजिएगा, उससे आप जब मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ठीक है, आगे तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम मीन, मीडियन भी कैलकुलेट करेंगे। तो जो वैल्यूज हमारी आ गई वो 50, 50, 20 और मीडियन की 50, 50, 20 आ गई। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसी है। अगर मीन और मीडियन की टर्म्स में देखें तो ए, बी, सी जो बैट्समैन है इनकी परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। तीनों का मतलब एक जैसी दिखाई देती है, मतलब ए और बी के 50, 50 है, सी का 20 है। ठीक है, सी का मीन कम है
और मीडियन अगर आप देखें तो ए और बी का 50-50 है और सी का 20 है। ठीक है, तो अभी तो देख के ऐसा लगता है कि सी की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी इन्फीरियर है और ए और बी की परफॉर्मेंस एक जैसी है। ठीक है, अगर हम मीन और मीडियन की टर्म्स में देखते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे एक नंबर लाइन पर इनकी परफॉर्मेंस को मार्क करें, यानी अब आप देखिए ये कैसे मार्क किया हुआ है कि हमने स्कोर, क्योंकि इनका स्कोर जो है ना, आप देखिए सारी वैल्यूज जो है वो 0 और 90 के बीच में वेरी कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो बी के केस में वो यहाँ पर है ये 90। अब 0 तो है नहीं, तो मिनिमम वैल्यू इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम मुझे ये 10 दिखाई दे रही है, तो ये 10 मिनिमम है। तो हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन 0 से 90 तक, और इसमें ए बैट्समैन की परफॉर्मेंस को यहाँ मार्क किया। तो अगर आप ए की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो स्कोर है, वो आप देखिए मिनिमम कितना है, 40 है। ठीक है, मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है कि ये 40 है। ठीक, ये रहा 40, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो वो कितना है, 60 है। यानी ए जो बैट्समैन है वो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60 स्कोर कर रहा है। यानी कि इसकी पूरी परफॉर्मेंस जो है आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे गई, ये 40 और 60 के बीच में ये रही। ठीक है, यानी इसने जितने भी मैचेस खेले इसकी परफॉर्मेंस 40 और 60 के बीच में वेरी की है। अब अगर आप बी को देखें तो बी में आप देखिए ये वैल्यू मिनिमम जो है वो 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 90 है। यानी बी की परफॉर्मेंस अगर आप मार्क करें नंबर लाइन पर तो वो आपको 10 से लेकर, यहाँ 10 से लेकर और 90 तक दिखाई देती है। ठीक है, ये मार्क हुई भी है इस तरीके से, जो डार्क सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं ये परफॉर्मेंस इसकी मार्क की है। तो इस डिस्पर्सन से हमें दिखाई देता है कि बी की परफॉर्मेंस जो है वो 10 से लेकर 90 तक है यहाँ पर। और अगर आप सी को देखें तो सी की जो परफॉर्मेंस है, 7 मैचेस हैं, मिनिमम इसने स्कोर किया है 15 और मैक्सिमम स्कोर किया है 25। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर मार्क करते हैं तो ये इस पोर्शन में आ जाती है, 15 और 25 के बीच में। अब इससे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें थोड़ा सा आप सोच कर थोड़ा एनालाइज करके बताइए, तो ए बी सी की परफॉर्मेंस को आप कैसे बता सकते हैं डिस्पर्जन की हेल्प से? तो आप बता सकते हैं कि ए ने जब 9 मैचेस खेले तो उसका जो स्कोर है वो 40 और 60 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो अगर हम ये आगे के लिए मान लीजिए प्रेडिक्ट करना चाहें कि ए की परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो वो 50 और 60 के बीच वाला प्लेयर है। ठीक है, यानी उसकी एवरेज जो आती है 40 और 60 के बीच में आती है। अगर आप बी प्लेयर को देखें तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 10 से लेकर 90 तक है, यानी वो 90 तक भी स्कोर कर लेता है, और कभी कभी वो कभी कभी से मतलब वो 10 पर भी आउट हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम उसने 90 भी स्कोर किया है। तो अब आपको ए और बी की परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से आप सी को देखें तो सी की परफॉर्मेंस जो है वो 15 और 25 के बीच में है। ठीक है, तो अब आप अगर वापस से आ जाएं यहाँ पर, अब आप इस परफॉर्मेंस को फिर से देखें यहाँ पर, ये जो हमने मीन और मीडियन की टर्म्स में देखी थी, तो यहाँ पर हमें ए और बी की परफॉर्मेंस एक जैसी दिखाई देती थी और सी की थोड़ी इन्फीरियर दिखाई देती थी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो अब क्या पता चला कि ए की परफॉर्मेंस 40 और 60 के बीच में होती है, बी की बहुत वाइड रेंज है, कि 10 से लेकर 90 तक भी स्कोर कर सकता है, मिनिमम 10 भी कर सकता है, 90 भी कर सकता है। और सी जो है उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो 20 के आसपास रहती है। ठीक है, 15 से 25 के बीच में का क्या मतलब है, 20 के आसपास। यानी वो कोई भी मैच खेलेगा तो हो सकता है वो 20 के आसपास स्कोर करे, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि कोई भी 0 पे आउट हो सकता है, 100 भी बना सकता है, कितना भी कर सकता है, लेकिन उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्जन का क्या सिग्निफिकेंस है, इससे हम उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हर डाटा सेट के साथ है। ठीक, इसलिए हम डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं। तो अब डिस्पर्जन पढ़ने के लिए जो पहली चीज है वो है रेंज। तो रेंज में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ डाटा सीरीज इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होती है कि जो भी डाटा है हमारे पास उसका लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अभी अभी आपने देखा था कि ए के केस में जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो कितना थी, 60 थी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 40। तो इसकी रेंज कितना हो गई, ये 20 हो गई, यानी इसकी जो रेंज होती है ए की वो 20 है। बी को अगर आप देखें तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू थी 90 और स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 10, तो इसका जो रेंज आई वो 80 है। ठीक, तो इसकी रेंज ज्यादा है उससे। सी को अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू थी 25 और मिनिमम वैल्यू थी 15,
तो इसकी रेंज है 10। ठीक, तो इस रेंज से भी हम उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो एक चीज तो हो गई रेंज। नेक्स्ट आती है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन अ क्वार्टाइल्स is called quartile deviation. It is also known as semi-interquartile range. Interquartile range is the difference between the upper and lower quartile. Interquartile range is equal to Q3 minus Q1. Semi-interquartile range is Q3 minus Q1 upon 2. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही पढ़ के बता दिया। अब आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई भी डाटा हमारे पास है और वो हमने उसको पूरे को एक नंबर लाइन पर मार्क कर दिया, मान लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस डाटा को हमने 1, 2 एंड 3 यानी कि 1, 2 एंड 3 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जो डिवीजन है ना इनके, इस पहला जो है उसको हमने बोला Q1, फिर Q2 एंड Q3। तो ये जो Q1, Q2, Q3 हैं ये इसके क्वार्टाइल्स। ठीक है, यानी ये बीच में ये कहना चाहिए कि बीच में कुछ मार्क्स हैं जिनके बीच में हमने पूरे डाटा को डिवाइड किया हुआ है। ये कुछ इसी तरह की चीज़ है जैसे मीडियन। मीडियन क्या होती थी? वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती थी। तो आप क्या करते थे कि पूरे डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डाटा होता था उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती थी वो मीडियन होती थी। ठीक है, दैट वाज मीडियन। अभी वो क्या है, ये इनको हमने क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि आप क्वार्टाइल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो किससे डिवाइड किया है? Q1, Q2, Q3, Q3 से। ठीक है, तो 3 बीच में इसके ये हमने मार्क बना दिए, इनको नाम दे दिया Q1, Q2, Q3। और ये पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स 4 है। ठीक है, तो इसमें से जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो हम क्या बोलते हैं? Q3 माइनस Q1। ये तो इंटर क्वार्टाइल रेंज है। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होती है। ठीक है, इसी को क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल जो क्वार्टाइल हम ना इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल मीडियन की तरीके से ही है। आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से होगी। ठीक, बस थोड़ा सा वैल्यू का डिफरेंस होगा, बाकी सब होगा वैसे ही। देखिए, फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब है? जो अनग्रुप्ड डाटा होता है। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या करेंगे? अनग्रुप्ड डाटा में आपको पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मतलब 10th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें मैंने बताया था और आपने भी शायद पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है, x1, x2, x3, ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन है तो xn, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, डिफरेंट मार्क्स हैं सारे, तो वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये 40 वैल्यूज होंगी अगर 40 स्टूडेंट है, अगर डिफरेंट मार्क्स है तब। ठीक है, तो ये हम इसमें Q1 की वैल्यू, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो बीच में ऐसे आपने इसको बीच में बना दिया, यहाँ पर Q1 और ये Q2 और Q3। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको बताया कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है, तो हम बस Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, Q2 की नहीं करते। ठीक, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी कि अगर ये n की वैल्यू जो है वो, अगर n की वैल्यू जो है वो ऑड है तो ये वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, यहां पर किस तरह से लिखा हुआ है आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये n जो है वो ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? ये होगी n प्लस 1 अपॉन 4, ये Q1 की वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरह से Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो होगी 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4। अच्छा, ये वैल्यू इसकी Q1 की नहीं है, ये n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म है। ठीक है, यानी ये उस टर्म की वैल्यू है जो n प्लस 1 अपॉन 4 है। इसी तरह से ये इसी का 3 टाइम्स है, n प्लस 1 अपॉन 4 का 3 टाइम्स आपने कर दिया, ये वाली जो टर्म होगी, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? यानी n की वैल्यू मान लीजिए 11 है तो Q1 की वैल्यू क्या होगी कि 11 प्लस 1 अपॉन 4,
ठीक है, फोर्थ टर्म ये होगी, ठीक है, यानी कि ये हो गया 11 + 1 = 12, 12 अपॉन यानी थर्ड टर्म की जो वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले पूरा जो डाटा हमारा, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है x1 x2 x3, इसको हम इस x1 x2 x3 को असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और इसमें जो थर्ड टर्म आएगी वो वैल्यू Q1 की होगी। जैसे अगर ये मान लीजिए असेंडिंग में लिखा हुआ है तो ये जो वैल्यू आई ये Q1 की आई, ठीक है। इसी तरह से फिर हम Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, इसी का 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3 × n+1/4 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये 9th टर्म हो जाएगी, ये 9th टर्म हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, Q3। तो Q3 मतलब अगर ये डाटा जो है असेंडिंग में लिखा हुआ है तो जो x9 की वैल्यू आएगी दैट विल बी Q3। तो Q1 हो गया, Q3 हो गया, बस आप क्या करेंगे, अब इसका अगर डेविएशन कैलकुलेट करना है तो ये वाला जो फॉर्मूला था Q3 - Q1/2 से आप इसका डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये वैल्यू n की वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा, तो फिर हमें, जैसे हम मीडियन में एवरेज लेते थे तो हम क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तब क्या होगा, तब आपको फिर जैसे हम मीडियन में करते थे आपको एवरेज लेना पड़ता था। यानी अगर मुझे Q2, पहले हम Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q2 अच्छा Q2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या होती है, ये होती है n/2th टर्म, अगर इवन है तब n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म, इनका एवरेज, ठीक है। तो ये मीडियन ही हो गया, तो Q2 जो है मीडियन ही हुआ ना। तो ऐसे ही ये यहाँ भी Q2 जो होगा मीडियन ही होगा। अगर हम पहले वाले में जैसे मैंने Q1 Q3 की वैल्यू लिखी है, अगर आप Q2 की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो Q2 की वैल्यू कितना होगी, Q2 विल बी इक्वल टू, वही इनके बीच में हो जाएगा ना, ये वैल्यू हो जाएगी n+1/2th, ये वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये मीडियन ही हो गया, ठीक। तो अब हमने क्या किया कि ये तो अगर इवन है तो इन दोनों टर्म का हमने एवरेज ले लिया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू ये मान लीजिए 8 है, तो n की वैल्यू अगर 8 होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का एवरेज, ठीक है। यानी हमारी Q2 की वैल्यू कितना होगी भाई, n/2 मतलब फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का एवरेज, ये हमारा Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब Q2 जब हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल डाटा था 8, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 तक डाटा था। ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ऐसे थी। तो अभी जो आपके पास टर्म आई है वो फोर्थ फिफ्थ के बीच में आई है, यानी यहाँ पर आपके पास Q2 की वैल्यू आई है, ये है। अब Q2 के अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में 4 टर्म्स हैं, ये भी इवन है, तो यहाँ Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगी। अब इस Q1 के लिए n कितना हो गया, 4, मेरी बात समझ रहे हैं आप। Q1 के लिए 4 टर्म्स है इधर वाली, इसको हम कहते हैं लोअर हाफ, तो इसके लिए 4 टर्म्स हो गई। तो इसके लिए फिर ये n इवन है, तो अब ये क्या होगा, यानी n/2, 4/2, 4/2th टर्म प्लस 4/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, ये होगा Q1। और इसी तरह से आप Q3 कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, इधर भी 4 टर्म्स है, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इन 4 टर्म्स की, तो इधर भी ऐसी हो जाएगा, यानी ये आ जाएगी 6th टर्म, और भाई ये कितना हो गया, यानी 6th टर्म प्लस 7th टर्म बाय 2, ये हो गई Q3 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसी ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बिल्कुल मीडियम की तरीके से। तो अब आप देखिए, अब आगे की बात करते हैं कि अगर जो डाटा है हमारे पास वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है कि अगर वो डाटा जो है वो ग्रुप्ड डाटा है,
तो ग्रुप्ड डाटा होगा तो हम क्या करेंगे कि जैसे वहां पर हम मीडियन क्लास कैलकुलेट करते थे, तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक Q1 क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, Q1 क्लास, और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा Q1 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम Q3 ये कैलकुलेट कर लेंगे, Q3। ठीक, तो अभी आप इसमें ज़्यादा ध्यान ना दें, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपको इजीली चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। पहले लेते हैं फाइंड द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ऑल्सो फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, तो इसको देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए ये कैसा है, ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक, अभी मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो आप n की वैल्यू चेक करेंगे। n की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये क्या होगी, अगर ऑड है तो ये होगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ठीक, तो n प्लस 1 अपॉन 2th नहीं 4, तो मीडियन हो गई, ये होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गई, यानी 7 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, दिस वन टर्म, यानी 8 अपॉन 2 4th टर्म। बार बार मैं 2 लिख रहा हूँ इसको, ये 4 है, 4 है। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 1 इज 7 प्लस 1 इज 8 अपॉन 2 4 इज दिस, तो यानी सेकंड टर्म। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये डाटा पहले तो हमें इस डाटा को ये ऐसे नहीं देखना है, इस डाटा को पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखिए 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 9 आफ्टर 9 देन 18, 18 के बाद 32, 18 के बाद 28, 18 के बाद 28, then 32, then 36, after 36 43 and 47, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सब होगा। तो अब सेकंड टर्म का क्या मतलब होगा कि हमारा Q1 की वैल्यू क्या हो गई, ये। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारी 28। ठीक है, अब इसी तरीके से हम Q3 कैलकुलेट करेंगे, तो Q3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q3 का फॉर्मूला क्या था, इसी का 3 टाइम्स हो जाता है। तो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन दिस, और ये वाली टर्म, 4th टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू तो वही थी, तो 3 इंटू 2, यानी इसको हम लिख दें 6th टर्म, ऐसा लिख दिया मैंने सीधे सीधे। ठीक है, 6th टर्म, 6th टर्म। ठीक है, तो 6th टर्म की वैल्यू कौन सी हुई, यहाँ पर अगर आप देखें तो 6th टर्म की वैल्यू हुई 3, 1 2 3 4 5 6, ये 43। ये हमारा Q3 हो गया, Q3 की वैल्यू आ गई 43। ठीक है, अब अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू हो गई 43 माइनस वाई थी 28 अपॉन 2। तो 43 माइनस 28 अपॉन 2, 43 माइनस 28 कितना होता है, ये आ गया 13 माइनस 8 इज 5 एंड दिस अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 7.5। ठीक, तो इस तरह से अगर अनग्रुप्ड डाटा है, ये वैल्यू दिस इज 25 आएगी, 25। ठीक है, और ये हो गया 12.5। ठीक, तो ये आ गई। ठीक है, तो ये हमने अगर अनग्रुप्ड डाटा इस तरीके से इस फॉर्म में दे रखा है तो, और n की वैल्यू अगर ऑड है तब ऐसे कैलकुलेशन होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर n की वैल्यू इवन है तब क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये किस तरह से है
ये डाटा हमारे सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर आप इसे काउंट करें तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ n की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो अब इस डाटा को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, आप देखिए ऐसे समझिए आप इसे। हम सबसे पहले इसमें Q2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितना होगी, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 दिस टर्म अपॉन 2, इन दोनों का जो है वो एवरेज वो होगा हमारा Q2। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे नीचे क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ इसको 2 देन 5 एंड 7 7 8 8 10 10 एंड 14 15 17 18 देन 24 और 24 एंड 27 28 एंड 28। ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब करते हैं कैलकुलेशन इसकी। एक मिनट, थोड़ी सी लाइन अच्छी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो कैसे आएगा, यहाँ तो थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट कर लें। ठीक है, अब देखिए यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू हमारी कितना है 16, तो यानी कि ये n/2th की वैल्यू क्या मतलब हो गया, 8th टर्म। 8th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म इससे क्या होगी 9th टर्म, इनका बाई 2। तो अब आप 8th टर्म देख लीजिए, यहाँ से 8th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 10। ठीक है, और नेक्स्ट 9th टर्म क्या है, वो है 14 बाई 2। ये कितना हो गया, 10 प्लस 14 इज 24, 24 अपॉन 2 इज 12। ठीक है, तो 12 वैल्यू आ गई हमारी Q2 की। ठीक है, Q2 की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, अब ये Q2 की 12 जो वैल्यू आई है, ये 12 वैल्यू कहीं यहाँ पर आ गई बीच में, Q2 की वैल्यू आ गई 12। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये Q2 की वैल्यू 12 कहाँ आ रही है, ये 10 और 14 के बीच में यहाँ आई। देखो आप कैसे आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ बीच में आई वैल्यू ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हमारा Q2 आया 12। ठीक, तो अब आप देखो इस Q2 ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये लोअर हाफ है। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया लोअर हाफ, और ये इसका अपर हाफ है, ये है अपर हाफ। तो अगर आप सिर्फ लोअर हाफ की बात करें, मैं सिर्फ लोअर हाफ की बात कर रहा हूँ, तो लोअर हाफ के लिए मुझे Q1 कैलकुलेट करना है। तो वो Q1 की वैल्यू क्या होगी, अब आप लोअर हाफ के लिए देखिए तो n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी ये यहाँ तक है, यहाँ तक है ना, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की वैल्यू 8 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये होगा 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो 8/2 मतलब 4th टर्म प्लस 5th टर्म। अच्छा, इनका एवरेज, सॉरी बाई 2 तो लिखने से रह गया। ठीक है, ये वैल्यू कितना थी, दिस अपॉन 2, ये हो गया यानी 4th टर्म और 5th टर्म, इन दोनों का एवरेज। तो 4 टर्म काउंट कर लीजिए, 4 टर्म कितनी है 7 7 प्लस
नेक्स्ट टर्म क्या है 8, 7 प्लस 8/2, ये हो गया 15/2, यानी इसकी वैल्यू होगी 7.5। ये Q1 की वैल्यू आ गई। Q3, Q1 हो गया, Q2 हो गया, अब Q3 कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए Q3 के लिए आप सिर्फ अपर हाफ को देखिए, ओनली अपर हाफ, ठीक है, बाकी सब भूल जाइए। तो अपर हाफ में कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं, फिर वही वैल्यू है 8, n इज टू 8। तो यानी कि Q3 की वैल्यू कितना होगी, Q3 की वैल्यू, अगर आप चाहें तो इसको डाटा को दोबारा से लिख लीजिए, क्या है ये, ये मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं Q3 के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, ये डाटा क्या है 14, 15, 17 और क्या था 18, 24, 27, 18, 24, 27, 28, 28 ये था, ठीक है। तो अब आप इसके लिए देखिए, इसके वैल्यू कितना है, वो n की वैल्यू फिर से इसकी वैल्यू 8 ही है, ठीक है। तो Q3 क्या होगा, ये भी वही होगा, यानी 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2, ठीक है। अब 4th टर्म कहाँ से, ये जो मैंने डाटा लिखा है, तो इसकी 4th टर्म क्या है आप देख लीजिए, 4th टर्म है इसकी 1, 2, 3, 4, 18 और 5th टर्म क्या है 24/2। तो 18 प्लस 24 इज 42, 42/2 दैट इज इक्वल टू 21। ये आ गई वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 की भी आ गई, Q3 की भी आ गई। अब आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 की वैल्यू आई हमारी 21, ये वैल्यू आई 21। तो 21 माइनस वो वैल्यू आई थी 7.5/2 और ये कितना हो गया 13.5, इतना ही हुआ ना, हाँ 13.5, 21 माइनस 7.5 ये आ गया, हाँ 13.5/2। तो ये वैल्यू आ गई, कैलकुलेट होगा वहाँ रहेगी 6.75, ये क्वार्टर डेविएशन की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। आपकी बार क्या है, ये डिस्क्रीट डाटा है, यानी कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 आए हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 हैं। इस तरीके से डाटा गिवन है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल बना लेते हैं, टेबल यहीं बना लेते हैं इसके पास में। तो हम यहाँ लिख देते हैं मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव, ये अगर आपने कैलकुलेट किया होगा 10th क्लास में भी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखिए मार्क्स लिखिए इसमें 10, देन 20, देन 30, 40, 50 एंड 60। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी है 4, देन 7, 15, 8, 7 एंड 9, ये आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखी 4, अब नेक्स्ट को इसमें ऐड करते जाइए। तो 4 + 7 इज 11, 11 + 15 इज 26, 26 + 8 इज 34, 34 + 7 इज 41, 41 + 9 इज 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n, n हमारा कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा fi, ठीक है। तो सिग्मा fi ये 50 आ गया, ठीक है। ये तो आप इसको भी अगर ऐड करेंगे तो भी वो सिग्मा fi की वैल्यू 50 आ जाएगी, वही जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है फाइनली, ये आ गया, ठीक है। तो अब अगर ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम Q1 की वैल्यू लिखेंगे। तो Q1 कितना होगा हमारा, Q1 विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ n
प्लस 1/4 टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n+1 यानी 50 + 1/4। ठीक है, और ये देखिए ये कितने आ गई वैल्यू, 51/4 एंड 51/4 इज 12.75। अब आप देखिए 12.75 ये कहाँ आएगा, आप देखो यहाँ पर भाई 4 स्टूडेंट ये हो गए, आप देखिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट हो गए। ठीक, 7 इसमें ऐड कर दिया आपने, 11 यहाँ हो गए, तो इसके बाद वाले में 12.75 आएगा, 11 के बाद ही तो आएगा, तो यानी कि वो किस में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा, इस क्लास में आएगा। इस क्लास से मतलब इस वाली, इस ग्रुप में आएगा, ऐसा कहना चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितना हो गई, 30 हो गई। भाई यही तो Q1 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू तो ये है ना 30, तो ये Q1 की वैल्यू हो गई, इस टर्म की वैल्यू। ठीक है, हमने ये तो बोला वैल्यू ऑफ n+1/4 टर्म, तो ये टर्म कहाँ आ रही है, ये टर्म इस ग्रुप में आ रही है, इसमें जहां पर Q1 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 30 है, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से कितना हो गई, Q1 = 30। ठीक है, इसी तरह से हम Q3 कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ, इसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, P × n+1/4 टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गई भाई, ये आई थी 12.75, तो इसी का ट्रिपल हो जाएगा ये, तो 3 × 12.75, और 3 × 12.75 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 30 ये आ रही है 38.25, ये आ गई। अब इसको चेक करिए, ये वैल्यू कहाँ आएगी, 38.25। आप देखो 34 तक की वैल्यू तो यहाँ आ गई, 34 तक की यहाँ आ गई, इसके बाद वाली वैल्यू अप टू 41 वो आएंगी नेक्स्ट में, तो यानी कि ये किस में आई, ये इसमें आ गई, ये इस क्लास में आ गई, इस ग्रुप में। तो यहाँ से Q3 की वैल्यू कितना हुई, Q3 की वैल्यू हो गई यहाँ से 50। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर Q3 की वैल्यू है, ये टेबल में हमारी ये Q3 की वैल्यू है। ठीक, ये Q1 था, ठीक, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस वो टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक, तो वो है 50, तो यहाँ से ये आ गया। तो अब यहाँ से हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी Q3 - Q1/2, ये वैल्यू हो गई 50 - 30/2, इट इज 10। ठीक हो गया, तो अब हमने क्वार्टाइल का ये यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अभी इसमें एक और रह गया है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कि ये और है, ठीक, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा जो कुछ भी बताया गया है। ठीक, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।